जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज का जो कार्यक्रम है, जो सेशन है, बहुत खास होने वाला है। 2026 में क्या कुछ फाइनेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट और क्या कुछ होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नरेश जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और फिनांस और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें काफी ज्यादा जो उनकी प्रोडिक्शंस है वो पॉपुलर है। उस पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका नरेश जी। नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते अंबर जी, नमस्ते आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नरेश जी, हमने देखा है कि जो यूएस मार्केट है वो लगातार जो है वो गिरती जा रही है। ये कब तक चलेगा और कब तक हम स्टेबिलिटी देखेंगे यूएस मार्केट में? देखिए अंबर जी, अभी यूएस मार्केट में गिरावट शुरू हुई है। ये एक दो दिन ही हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से यूएस मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आनी चाहिए। टेक्निकल लेवल देखते हैं तब भी गिरावट बनती है, और यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल व्यू देखते हैं तब भी गिरावट बनती है। गुरु इस समय जो है वो 6-8 एक्सिस पे हैं। जब हम इसको 6-8 एक्सिस को देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे गंदा एक्सिस 6-8 एक्सिस होता है, यानी कि जब प्लैनेट 6-8 पे आ जाते हैं एक दूसरे से। इस समय गुरु का गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है मिथुन राशि में, और मकर राशि में सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी है, शुक्र भी है। इनमें से दो प्लैनेट हमारे बिल्कुल नियरेस्ट हैं, जो जिन्हें हम देख पाते हैं। सूर्य को हम देख ही पाते हैं सीधा। बुध शुक्र बिल्कुल नंगी आंख से नजर आते हैं। तो बुध भी मार्केट के कारक हैं, शुक्र भी समहाउ फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जुपिटर का सीधा संबंध है मार्केट के साथ। जब जब जुपिटर केतु के नक्षत्र में आते हैं तब तब बाजार गिरता है। और जुपिटर से जब ये दो ग्रह सीधे 6-8 एक्सिस पे हैं तो अल्टीमेटली बाजारों में इस कारण गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने अपने पुराने एक वीडियो में बोला था कि जनवरी का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक मुझे लगता है कि खराब है। हालांकि ये जो एग्जैक्ट जो रैली आएगी, अगला जो स्टार्ट होगा वो तभी होगा जब ग्रह आगे निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, राहु के साथ आएंगे। पहला ट्रांजिट होगा 5 फरवरी को, उसके बाद अगला ट्रांजिट होगा शुक्र का 6 फरवरी को, फिर सूर्य आगे निकलेंगे, फिर 23 फरवरी को मंगल आगे निकलेंगे। ये सारे ग्रह 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो ये 6-8 एक्सिस जब टूटेगा तो अल्टीमेटली उसके बाद चीजें जो है वो थोड़ी सी सेट होनी शुरू होंगी। उससे पहले मुझे बाजार में गिरावट नजर आती है। खासतौर पर यूएस मार्केट में गिरावट आ सकती है। इसमें भी सबसे बड़ी चीज यह है अंबर जी की वहां पर जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है। हमने जापान में देखा कि बॉन्ड यील्ड साइड पे चलेगी। उनको जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज जापान में क्राइसिस है, यूरोप में क्राइसिस है। हमने अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हमने लास्ट टाइम लाइव किया था, कि यूरोप और जापान में क्राइसिस नजर आ रहा है। और वो यदि हम इसको संहिता ज्योतिष के नियमों के मुताबिक देखते हैं तो हर कंट्री को, हर राशि किसी ना किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो जो इशू बन रहा है, जो क्राइसिस आ रहा है, वो ज्यादा मिडिल ईस्ट के ऊपर आ रहा है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था शायद ईरान का, जब हमने लास्ट ईयर का संवत की कुंडली देखी थी, तो उस संवत की कुंडली में शनि मीन राशि में आ चुके थे। शनि की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर थी। वृषभ राशि जो है वो ईरान को रिप्रेजेंट करती है। अब 23 फरवरी के बाद क्या होगा? 23 फरवरी के बाद मंगल राहु के साथ आ जाएंगे, और मंगल की चौथी दृष्टि भी वृषभ राशि के ऊपर आ जाएगी। जब दो पाप ग्रह वृषभ राशि को पीड़ित कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ईरान में चीजें अभी और ज्यादा खराब होने के चांसेस बढ़ गए हैं। पहले तो शनि सीधा आस्पेक्ट कर रहे थे, 23 फरवरी के बाद मंगल भी आस्पेक्ट करेंगे। तो वहां पर मिडिल ईस्ट में खासतौर पर मुझे बहुत संकट नजर आता है। उसका असर जो है वो बाजारों के ऊपर पड़ेगा। और इसके साथ साथ मुझे जो असर नजर आता है वो यूरोप में नजर आता है। जब हम आज की डेट में बात कर रहे हैं तो सारे ग्रह, मंगल, सूर्य, वीनस और आपका मरकरी, सारे ग्रह कर्क राशि को एक्टिव कर रहे हैं। कर्क राशि में बहुत सारा एरिया आता है यूरोप का। कर्क राशि का जो एरिया है वो इफेक्टेड है। मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था, मैं अपने पेज के ऊपर बताया था कि कर्क राशि से संबंधित एरिया जो है वो इफेक्टेड है। इस समय यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो अल्टीमेटली बाजारों के ऊपर इसका असर नजर आएगा। आज हम जब बात कर रहे हैं तो शनिवार है, सोमवार को हमारे यहाँ पर छुट्टी है 26 जनवरी की, और 27 से हमारे बाजार में दोबारा कारोबार शुरू होगा। हमने जो क्लोजिंग दी है वो रेड क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते कुछ रिकवरी नीचे से आनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे फंडामेंटली चीजें जो है वो नेगेटिव चल रही हैं, पूरी दुनिया में गड़बड़ हो रही है। हमारा डॉलर 92 के आसपास आ गया है। लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव नजर आ रही है इसमें सारी स्थिति में, कि यूरोप के साथ जो हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, वो मुझे पॉजिटिव चीज नजर आती है। वहां से ट्रिगर बन सकता है, और जो बॉटम बाजार ने किया है 25,000 के आसपास, हो सकता है 24,800 के आसपास बॉटम बने।
हालांकि मैं लेवल नहीं दे सकता, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूं, मैं सोल्जर हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती। देखिए कोई भी यदि बाजार में काम कर रहा है तो 4-5% की गिरावट कभी भी किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में या किसी भी कमोडिटी में कभी भी आ सकती है। उसके लिए हमें हमेशा के लिए ही तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी गिरावट यहाँ से नहीं नजर आती मुझे। यदि बाजार यहाँ से रिकवर कर जाता है, फरवरी फर्स्ट वीक में भी रिकवर करेगा, तो 2 जून तक चीजें ठीक नजर आती हैं। 2 जून के बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है। और हमने देखा, एज ए जर्नलिस्ट हमने देखा कि आरबीआई जो है वो कुछ मेजर लेने जा रहा है रुपये को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। कुछ 3 बड़े स्टेप्स जो है वो आरबीआई लेगा आने वाले कुछ समय में, तो उसका असर हमें बाजार पे नजर आएगा। लिक्विडिटी की कमी है, एफआईआई लगातार देश को या बाजार को छोड़कर जा रहे हैं। उसका रीजन यही है कि उन्हें बॉन्ड यील्ड में, बॉन्ड्स में पैसा ज्यादा नजर आ रहा है वहां पर इन्वेस्टमेंट में। दूसरा, एफआईआई इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई थी, रुपये के 92 आने के बाद उनके पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, तो अल्टीमेटली यहाँ से विड्रॉल हो रहा है। पिछले 5 साल में हमने देखा कि 17-18 लाख करोड़ रुपए के आसपास का विड्रॉल एफआईआई ने किया है, या एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं उन्होंने किया है। उसके कारण बाजार में दबाव है। तो आरबीआई का स्टेप, प्लेनेटरी साइकिल यदि मैं देखता हूं तो मुझे एग्जैक्ट जो ठीक ठाक पोजीशन नजर आती है वो आती है 5 फरवरी के बाद सॉरी, जब ये मरकरी और वीनस का ट्रांजिट होगा, एक दिन के फर्क में हो रहा है, तो उसके बाद हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी आगे निकले। इससे पहले बाजारों में वॉलेटिलिटी रहेगी, बजट के कारण भी रहेगी, प्लेनेटरी पोजीशन के कारण भी रहेगी। जब तक ग्रह जुपिटर के साथ 6 एक्सिस में है तब तक ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। उसके बाद यदि मेरे को आप स्मूथ राइट पूछें तो मुझे 15 फरवरी के बाद, जब जुपिटर सूर्य आगे निकल जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि बाजार आगे निकल जाएंगे। अच्छा, लेकिन नरेश जी, हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रेशियस मेटल्स हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम, लगातार हम उनका राइज होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अब जो प्रेशियस मेटल्स हैं, जो ये कब तक इस तरह से जो रैली है वो इस तरह से कंटिन्यू रहेगी, और कितना करेक्शन पॉसिबल यहाँ पर नजर आता है? देखिए, मैंने ना अपने एक पेज के ऊपर एक वीडियो डाला था 31 मई को, जिसमें मैंने बताया था कि सिल्वर के निवेशकों की किस्मत चमकने वाली है। तो सिल्वर का साइकिल अभी शुरू हुआ है, और जिस दिन ये वीडियो पोस्ट हुआ था अंबर जी, गोल्ड सिल्वर रेशियो था 98 के ऊपर, और सिल्वर का रेट था $33, 33-34 के आसपास था। आज जब हम बात कर रहे हैं तो सिल्वर कॉमेक्स के ऊपर $101 के ऊपर बंद हुआ है, और यदि मैं स्पॉट मार्केट की बात करूं तो $103 के ऊपर बंद हुआ है। यानी कि जून के बाद अब तक लगभग 6.5 या पौने 7 महीने में 3 गुना का रिटर्न इसमें हो गया है। अभी इसमें और तेजी बाकी है। मुझे सिल्वर मार्च में टूटता हुआ नजर आता है, उससे पहले सिल्वर में मुझे बहुत बड़ी गिरावट नजर नहीं आती। गोल्ड में भी गिरावट आनी चाहिए, लेकिन मार्च में आएगी। अभी यहां से गिरावट नजर नहीं आती। गोल्ड यदि आप मेरे को पूछते हैं कि टारगेट क्या है, तो टारगेट तो खैर एजेंसीज दे रही हैं। आपका जो गोल्डमैन सैक्स दे रहा है, या आपका जेपी मॉर्गन दे रहा है, या बहुत दूसरी एजेंसीज दे रही हैं, वो 6000 से 6600 के बीच का टारगेट दे रही हैं। हालांकि पहले इनके टारगेट छोटे थे, लेकिन जब हमने टारगेट देने शुरू किए, एस्ट्रो एंगल के ऊपर हमने बताना शुरू किया कि बाजारों में बहुत तेजी है, तो उसके बाद इवेंचुअली इनके टारगेट भी बदलते गए। मैं इतना फर्म क्यों हूं इस चीज के ऊपर, मैं आपको एक फिगर देना चाहूंगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। आई हैव स्टडी ऑन द प्लेनेटरी साइकिल आल्सो। 1970 में अंबर जी गोल्ड का रेट था $35। निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने डॉलर को डिवैल्यूट किया। 1980 में गोल्ड आ गया $670। हाईएस्ट इसने 700 के ऊपर मारा था, यानी कि जो गोल्ड $35 का था, वो 10 साल में 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। अब अगेन सेम गोल्ड आपको 2000 में मिला $236 पे। आप इमेजिन करिए, एक चीज 10 साल में जो है वो 20 गुना बढ़ रही है, और वही चीज बाद में दोबारा टूट रही है, और 700 की चीज $236 पे होगी। अगेन साइकिल शुरू होता है 2000 से 2011 तक। ये साइकिल जब चला तो अगेन गोल्ड आपका 1800 चला गया, 1880 के आसपास का लेवल था, यानी कि 236 वाली चीज 1800 पे चली गई, 35 वाली चीज आपको 700 के आसपास मिली। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि पहले फेज में जब सैटर्न एरीज से ट्रांजिट कर रहे थे लियो तक या कन्या तक, वर्गो तक, उस समय जो गोल्ड ने ग्रोथ दिया, वो ग्रोथ दिया आपको लगभग 20 गुना का। और दूसरी बार जब सेम ट्रांजिशन आया तो वो ग्रोथ था लगभग 6 से 7 गुना का। अब आज की डेट में जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है पाइसिस में। अभी एरीज में सैटर्न ने आना है, तो जिनको लग रहा है कि गोल्ड बहुत तेज हो गया, वो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। गोल्ड आपको 15 से 20 हजार डॉलर के आसपास बड़े आराम से नजर आएगा। आज की डेट में यदि हम $5000 के आसपास बैठे हैं,
तो ये लेवल अभी भी बहुत छोटा लगता है यदि गोल्ड सिल्वर रेशो को देखते हैं, यदि हम पुराना हिस्टोरिकल रेफरेंस देखते हैं। अब स्टडीड ऑन द सैटर्न साइकिल फॉर फ्रॉम 1907, यानी कि 1907 के बाद का जो सैटर्न का साइकिल बताता है वो ये बताता है कि जब जब सैटर्न पाइसिस में, एरीज में और टॉरस में आते हैं तो वर्ल्ड डिस्टर्ब होता है। 1907 में जब सैटर्न पाइसिस, एरीज और टॉरस में थे तो वर्ल्ड वॉर 1 लगा। 1914 से जो साइकिल शुरू हुआ था, 1937 से जो साइकिल शुरू हुआ था, उसमें हमने सैटर्न के पाइसिस में आते ही वर्ल्ड वॉर 2 देखा। फिर जब अगला साइकिल शुरू हुआ 1967 के आसपास का वो टाइम था, 74 के बीच बीच में, उस समय हमने यूरोप में इशू देखे, सोवियत संघ देखा, हमने फिर अरब कंट्रीज में जो है वो क्राइसिस देखा। उसके बाद जो अगला साइकिल आया 1996 से लेकर 2003 का, हमने ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक देखा, फिर अमेरिका को अफगानिस्तान में डेरा डालते हुए देखा, फिर हमने उस समय एशियन क्राइसिस देखा, उसी दौर में हमने अंबर जी वो देखा .com बबल, और .com बबल में बाजार कैसे क्रैश हुए जो पुराने निवेशक हैं उनको पता है। और 2008 में जो स्थिति आई, जो 2001 में आई, वो स्थिति अब दोबारा मुझे लग रहा है कि इस साल के एंड में नवंबर से हमें इक्विटी से बाहर निकलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली जो स्थिति बन रही है अंबर जी, मुझे लगता है कि बाजार अपने हाई से लगभग 40 से 50% क्रैश कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई मार्केट में इन्वेस्टेड है, खासतौर पर इक्विटी वाला व्यक्ति, उसे बाहर रहना चाहिए। अक्टूबर के बाद मैं बोल रहा हूँ, अभी नहीं बोल रहा, अक्टूबर के बाद बाहर हो जाना चाहिए। और ये एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है, ये इसमें देयर इज नथिंग फाइनेंशियल। कितने परसेंट बाहर होंगे, कितना आप गोल्ड सिल्वर अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का पार्ट रखेंगे, वो एक आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बता सकता है। लेकिन एज फार एज एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, मुझे लगता है कि 31 अक्टूबर के बाद बाजार कभी भी भरभरा के गिर जाएंगे और ये लंबी गिरावट होगी। और ये लंबी गिरावट कितनी चलेगी इसको कोई नहीं जानता, 2032 तक भी चल सकती है, क्योंकि हम ये फेस पहले देख चुके हैं। 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था अंबर जी, उस समय जो लेवल डाउ जोन्स का था, हमारा बाजार उसमें नहीं था, उस समय नहीं था। उस समय डाउ जोन्स हुआ करता था, क्योंकि डाउ जोन 1886 में बना है। वो जब स्टडी की तो डाउ जोन्स का जो लेवल था ना, वो लेवल था 300 1929 में। 300 से डिप किया नीचे इसने लगभग 60 के लेवल के ऊपर, और सेम लेवल डाउ जोन्स का 1953 में था। 24 साल उसको उस लेवल पर आने में लग गए थे। ये सैटर्न का साइकिल था उस समय, सारा जो प्लेनेटरी साइकिल था। उसके बाद जब हमारा मार्केट गिरा है, हमारे जब बाजार गिरे हैं, 92 में पहला क्रैश आया था जब हर्षद मेहता वाला इशू हुआ था। 92 में हमारा सेंसेक्स 1 अप्रैल 1992 से गिरना शुरू हुआ, 30 अप्रैल 1993 तक गिरा। उसने जो बॉटम बनाया 30 अप्रैल को, वहां से जब रिकवरी की तो उसको जनवरी 1994 लग गया, यानी कि लगभग 20 महीने का समय इसको लग गया था अपने सेम लेवल को आते होते। फिर जब 2001 में .com बबल आया तो आपका उस समय निफ्टी हुआ करता था, पहले निफ्टी नहीं था। 2000 में जनवरी का निफ्टी था अंबर जी 1654। जब 2001 में इसने बॉटम किया सितंबर के आसपास, लगभग 19 महीने इसने बॉटम करने में लगा दिए थे, तो उसका जो लेवल था 849 था, यानी कि लगभग 50% का डिक्लाइन। फिर यहां से रिकवरी देता है बाजार, और फिर उसको दिसंबर 2003 को 3 आ जाता है अपना 1649 का या 1653 का लेवल अटेन करते करते। इसी तरह 2008 में हुआ था, जो निफ्टी का लेवल था 6354 जनवरी 2008 का, वही निफ्टी का लेवल था दिसंबर 2013 का। लगभग 71 महीने लगे। इस बीच निफ्टी 27 अक्टूबर, शायद 27 अक्टूबर का दिन था जिस समय निफ्टी ने बॉटम किया था 2008 में 2252। आप इमेजिन करिए 6357 का निफ्टी जनवरी में, 2252 का निफ्टी आपका अक्टूबर में, 27 अक्टूबर को यहां से बॉटम करता है, आगे भागने की कोशिश करता है। 2010 में 6338 को हिट करता है, पुराने लेवल को टच करने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, लेकिन फिर अटेन जो दोबारा उसको अचीव करता है दिसंबर 2013 में करता है। तो अल्टीमेटली पहले फेज में हमने 20 महीने लगाए रिकवरी करने में टोटल, अगले फेज में हमने 47 मंथ लगाए, उससे अगले फेज में हमने 71 मंथ लगाए। इसी तरह डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो उसको रिकवर करने में 24 साल लगे थे। तो अगली जो गिरावट आने वाली है वो गिरावट इसी तरह की आ सकती है कि 27 में हो सकता है लास्ट में हमें बॉटम मिले, या 28 के मिड में हमें जाकर बॉटम मिले। वहां से पैसा कोई लगाएगा, कैश में रहेगा, तो अल्टीमेटली वहां पर कमाई होने के चांसेस ज्यादा हैं। और ये मैं आपको इतनी कन्विक्शन के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने अंबर जी डाउ के 140 साल के मूवमेंट के ऊपर प्लेनेटरी साइकिल के साथ स्टडी किया है,
और निफ्टी हमारा जो लगभग 42-43 इयर्स का निफ्टी है हमारा, उसके ऊपर, उसके मूवमेंट के ऊपर और प्लेनेटरी साइकिल के ऊपर मिलाकर उसको स्टडी करने की कोशिश की है। मेरी फाइंडिंग में ये आया है कि गुरु केतु के नक्षत्र में, गुरु राहु केतु एक्सिस में आ जाए, गुरु पीड़ित हो जाए और केतु के नक्षत्र में जरूर रहना चाहिए। यदि ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो बाजार भरभरा के गिरता है, और ये तीनों ही कंडीशन इस साल नवंबर में फुलफिल हो रही हैं, और यहां से बाजार नवंबर के बाद मुझे लगता है कि गिरता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी हमें इक्विटी के ऊपर, लेकिन गोल्ड सिल्वर के ऊपर मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अभी भी डिस्टर्ब है, आगे भी डिस्टर्ब रहेगा, और आगे जाकर गोल्ड और सिल्वर ही आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। हालांकि सिल्वर पे मेरा जो व्यू है वो दिसंबर 2026 के बाद बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं मैं, क्योंकि यदि वॉर लगेगी या इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो सिल्वर बीइंग एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी गिर सकता है। वहां पर आपको सिल्वर में नहीं रहना चाहिए, गोल्ड में आपका पोजीशन जो है वो लंबा बना रहना चाहिए। अच्छा, हम एक बात देख रहे हैं नरेश जी, वो ये कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है इंडिया की, वो बहुत ज्यादा हम इम्प्रूव होते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा, और जो वेजेस हैं वो भी नहीं बढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन जो हिट कर रही है लोगों को, जो आम लोग हैं, वो उस सब से बचने के लिए आम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी सिल्वर रैली देखी, ये देखी, तो यहाँ लगा दे, वहां लगा दे, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ पे सेव। आम लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे समय में जब इतनी वॉलेटिलिटी बनी हुई है? देखिए, सबसे पहला वे तो होता है ETF। अल्टीमेटली सेफ वे तो वही है। जो व्यक्ति कॉमेक्स में जा रहा है या जो MCX में जा रहा है, तो अल्टीमेटली वो उसको नुकसान हो सकता है अंबर जी, क्योंकि हर व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। जो MCX पे काम कर रहा है या कॉमर्स पे काम कर रहा है, उसके लिए मार्जिन बहुत बड़े चाहिए होते हैं। लेकिन खैर, ये फाइनेंशियल एडवाइजरी का इशू है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बता सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली इंडिया का इकोनॉमी अभी भी ग्रो करता हुआ नजर आपको आएगा। हम चूंकि ऐसी स्थिति में है आज की डेट में जहां पर हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, हालांकि लिक्विडिटी का प्रेशर है। कुछ रिफॉर्म सरकार को टैक्सेशन के फ्रंट के ऊपर करने की जरूरत है। बजट में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी कि लोगों की जेब में लिक्विडिटी आएगी। इसी लिक्विडिटी क्रंच से निपटने के लिए ये RBI जो है वो मनी इंजेक्ट करने जा रहा है। अगले 3 स्टेप जो लिए जा रहे हैं, आज ही इकोनॉमिस्ट टाइम में खबर थी कि 3 बड़े स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं, जिससे लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट हो सकती है। तो वहां पर आपको उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज छोटे निवेशक को SIP तो अल्टीमेटली उसका फॉरएवर ग्रीन रास्ता है ही। यदि आपका टारगेट आज की डेट में, यदि मैं आज हम 2026 में है, यदि आपका टारगेट 35-40 तक का है, तो आपको SIP में रहना चाहिए, क्योंकि जब आगे बाजार गिरेगा तो आपको निचले लेवल के ऊपर भी SIP में निवेश करने का मौका मिलेगा, चाहे वो गोल्ड की SIP है, गोल्ड का ETF है, या आपका इक्विटी का ETF है। लेकिन यदि आप बड़े निवेशक हैं और आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर में कुछ ना कुछ बुक करके वहां से पैसा निकाल लेना चाहिए, और पैसा निकाल के फिर आगे आपको जब बॉटम मिले बाजार में, जब गिरावट थमे, तब आकर पैसा लगाना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजिकली यदि आप मेरे को पूछेंगी तो मुझे इस साल क्रूड बहुत अच्छा लग रहा है। क्रूड अच्छा लगने का कारण एक ये है कि ईरान के ऊपर क्राइसिस है, अरब के ऊपर क्राइसिस है। ये क्राइसिस मिटने वाला नहीं है। रशिया और यूक्रेन, जितनी भी चाहे दुबई में बात कर लें, UAE में सेटलमेंट कर लें, वो इशू अभी रिजोल्व नहीं होगा। जब तक ट्रंप है तब तक कोई इशू रिजोल्व नहीं हो पाएगा। वो चाहे जितना मर्जी क्लेम करते रहें, किसी का नोबेल पीस पुरस्कार आप खुद रख लें, वो एक अलग बात है। अंबर जी मुस्कुरा रही हैं, लगता है उनको भी पसंद नहीं आया कि जो उन्होंने अपने पड़ोसी का नोबेल पीस प्राइज रख लिया। तो मरिया मचाडू का ले लिया, रखते रहें, लेकिन दुनिया हाँ जी, बुरी मरिया मचाडू ने उनको दे दिया, लेकिन और व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया कि दे आर ग्रेसफुली एक्सेप्टिंग इट। मींस क्या ही कर रहा है बंदा खुद वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर रहा है, खुद ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, और उसको नोबेल पीस पुरस्कार मिल रहा है, और वो खुद हर कंट्री में दखलंदाजी कर रहा है, खुद पीस बोर्ड बना रहा है और कनाडा को उसमें से बाहर निकाल रहा है। तो मींस वो तो खैर, मैं अपने वीडियोस में अक्सर कहता हूँ अंबर जी कि मैं 9 ग्रहों की स्टडी कर सकता हूँ, 27 नक्षत्रों की स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन जो 10वां ग्रह ट्रंप है उसकी स्टडी कोई नहीं कर सकता। वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कब क्या बोल जाए। होता क्या है अंबर जी, पिछले मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब से वो आए हैं, वो स्टेटमेंट उस समय जारी करते हैं जब मार्केट बंद होता है, किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। आप देखिए जितने बड़े उनके स्टेटमेंट आए, वो सारे सैटरडे या संडे को आ रहे हैं,
और सोमवार बाजार और या तो एक तरफा बिल्कुल ऊपर होता है या एक नरेश तरफा नीचे आपने बहुत सही कही, क्योंकि मैं भी इन चीजों को ऑब्जर्व करी और बहुत सारी मैंने अपने वीडियोस में बात कही कि जब भी ट्रम्प कोई स्टेटमेंट देखते हैं पूरा मार्केट हिल जाता है, और जो बड़े निवेशक है उनका फायदा होता है, छोटे की जेब खाली हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बड़े निवेशक, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज अ बिजनेसमैन और उनके अपने स्टेक्स हैं हर जगह पर। आप देखिए क्रिप्टो के ऊपर उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट करवाया अपनी फैमिली के जरिए पाकिस्तान में, वो अल्टीमेटली बिजनेसमैन है। और आपने भी वो खबर पढ़ी होगी कि यूएस के जो बहुत सारे लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि ट्रंप अमेरिका की ग्रोथ की बजाय अपनी पर्सनल ग्रोथ को ज्यादा देख रहे हैं। तो वो अल्टीमेटली एक चीज अलग है, ही इज अ बिजनेसमैन, लेकिन वो अनप्रडिक्टेबल है। उस ग्रह को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कब वक्री हो जाए, कब अस्त हो जाए, कब उदय हो जाए। तो हालांकि वो ग्रह, वो उसका उसका प्रिडिक्शन जो है वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब तक ट्रंप है तब तक मुझे लगता है कि दुनिया में शांति नहीं होगी। कहीं ना कहीं वो टांग अड़ाते रहेंगे, कहीं ना कहीं पंगा लेते रहेंगे। अब एक मीम वायरल हो रहा था, किसको क्या चाहिए, ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, रशिया को यूक्रेन चाहिए, और आपका चाइना को ताइवान चाहिए, और जो निवेशक है उसको थोड़ी सी शांति चाहिए। तो वो शांति जो है वो जब तक नहीं आएगी तब तक बाजार बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ ये सारी चीजें उन लोगों के लिए अच्छी हैं जो कमोडिटी में इन्वेस्टेड है। जिन लोगों का पैसा गोल्ड में लगा हुआ था, सिल्वर में लगा हुआ था, उनको काफी फायदा हुआ है। मुझे लगता है कि क्रूड इस साल बहुत चलेगा। आगे यदि हम इस साल की कुंडली टेस्ट करेंगे, यदि हम उसको जांचते हैं, जो हर साल संपत पे बनती है, जैसे पिछले साल संपत पे बनी थी, इस साल जो कुंडली बन रही है संपत की, नव संपत की कुंडली, चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि जब होती है तो उस समय कुंडली बनती है। उस कुंडली में गुरु राजा निकल रहे हैं, यानी कि संवत की शुरुआत गुरुवार के दिन हो रही है, और मंगल मंत्री निकल रहे हैं। मंगल मंत्री इसलिए निकल रहे हैं अंबर जी क्योंकि सन जब एरिस में आएंगे उस दिन मंगलवार है। तो मंगल जब मंत्री है, मंगल को कहते हैं ज्योतिष में मंगल कराए दंगल। तो अल्टीमेटली जब मंगल मंत्री है तो आपको शांति होती हुई नजर नहीं आएगी। ये तो पहला लॉजिक हो गया, स्थितियां इस तरीके से बन रही हैं। और अनरेस्ट आप देखेंगे जब से शनि पाइसिस में आए हैं। मैंने ना एक वीडियो देखा, एक फोटो देखा था 1907 का। न्यूयॉर्क में ना हफड़ा दफड़ी मची हुई है और लोग वॉल स्ट्रीट के में भाग रहे हैं। वो भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका पैसा बैंकों में डूब गया था उस समय। और जब ये पैसा डूबा, वो क्राइसिस पैदा हुआ। 1907 की फोटो एक वेबसाइट के ऊपर पोस्ट की हुई थी कि वो क्योस क्रिएट हो गया था। जब जब सैटर्न पाइसिस में आते हैं उस समय पूरी दुनिया में क्योस क्रिएट होता है। आप इमेजिन करिए 29 मार्च 2025 को सैटर्न पाइसिस में आए हैं। उसके बाद हमने फ्रांस में अनरेस्ट देखा, हमने नेपाल में देखा जेनजी वाला, हमने इसमें ईरान में देखा, हमने बांग्लादेश में देखा। इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, पब्लिक अनरेस्ट है। और सैटर्न अभी जून 2027 तक यहीं पर रहेंगे, और जब यहीं पर रहेंगे तो अनरेस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इधर अनरेस्ट बढ़ेगा, और लड़ाई वाला एंगल तो मैंने आपको बताया कि जितनी बड़ी लड़ाइयां हैं, जब जब सैटर्न पाइसिस में 15 डिग्री क्रॉस कर जाते हैं तो लड़ाइयां ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो नीचे बिलाशी हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि लड़ाइयां यहाँ पर ज्यादा हैं, शांति कम है। इसलिए जो लोग कमोडिटी में इन्वेस्टेड हैं, खासतौर पर मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ, मैं एमसीएक्स पर या कॉमेक्स पर ट्रेड करने वालों के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। उनको कमोडिटी में फिजिकल में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली तो यही निकल रहा है। 6 महीने पहले से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि गोल्ड सुपर साइकिल में या सुपर साइकिल में है, सिल्वर भी सुपर साइकिल में है। मेरे पुराने वीडियो कोई भी मेरे पेज के ऊपर देख सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के अलावा कॉपर भी इस साल का बेट होना चाहिए। कमोडिटीज मेटल्स बहुत राइज करेंगे। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है अंबर जी कि शनि परसों अपने नक्षत्र में आ गए, आपके उत्तर भाद्रपद में, और शनि अपने नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में। राहु के अपने नक्षत्र में होने पर मैंने अंबर जी स्टडी किया 1970 के बाद का। जब जब राहु अपने नक्षत्र में आता है तो गोल्ड और सिल्वर को लिफ्ट कर देता है बहुत बुरे तरीके से। मींस ऐसा नहीं हुआ कि गिर गया हो, लगातार गोल्ड ने राइज किया, सिल्वर ने भी राइज किया। मींस आप 1970 का डाटा उठा के देख लीजिए, जब जब राहु अपने नक्षत्र में इस पीरियड में। हालांकि इक्विटी में मिक्स रिजल्ट मिला, इक्विटी भी 5 बार चला, 4 बार लुढ़का। लेकिन जब 2007 में इसी नक्षत्र में थे, सेम नक्षत्र में, तो इक्विटी ने टॉप किया था। तो मुझे अब लग रहा है कि 2 अगस्त तक, जब तक राहु अपने नक्षत्र में है, इक्विटीज टॉप करेंगी, इंडिया में भी टॉप करेंगी, बाहर भी टॉप करेंगी। उसके बाद हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि 2007 में जो हुआ था, राहु का साइकिल 18 साल का होता है, जो 2007 में हुआ था 2026 में भी हो सकता है। अल्टीमेटली जब तक राहु अपने नक्षत्र में है, गुरु आगे जाकर कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो गुरु और राहु का 6-8 एक्सिस बन जाएगा। वहां से मुझे लगता है कि बाजारों में थोड़ा बहुत स्थिरता आ सकती है, या फिर
आप मान के चलिए साइडवेज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रहनी चाहिए वहाँ पर। उसके बाद अक्टूबर आते-आते आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि दुनिया भर की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो रही है, कुछ कन्फर्मेशन मिल रही है कि कुछ बैंक जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। जैसे 2008 में हुआ था जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया था, तो लेमन ब्रदर को बचाने के लिए 1 साल लगातार कोशिश की गई। कोई एजेंसीज़ बता रही हैं, कोई उनकी रेटिंग एजेंसीज़ बोल रही हैं कि बैंक में कुछ नहीं है, बैंक सारे ठीक हैं। इवन हमारे यहाँ पर इंडिया में भी चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री थे। जिस दिन पहले दिन बाजार में सर्किट लगा 2008 में, उस दिन मुझे याद है चिदम्बरम जी बाहर आए संसद के बाहर, उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज फाइन इन इंडिया। और उस स्टेटमेंट के बाद भी अंबर बाजार 27 अक्टूबर 2008 तक लगातार गिरता रहा था। उस समय मैं सीएनबीसी में काम किया करता था, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट था उस समय। तो कहने को, क्लेम करने को बड़ा कुछ होता है, कवर अप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चीजें एस्ट्रोलॉजिकली ठीक नजर नहीं आ रही। दुनिया में भी, अमेरिका में भी, इंडिया में भी इसका असर, क्योंकि हम ग्लोबली जुड़े हुए हैं, अमेरिका में भी इसका असर नजर आएगा और इंडिया में भी हमें इसका असर जरूर नजर आएगा। अच्छा, छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चलते-चलते पूछना चाहती हूँ कि अब हम देख रहे हैं कि भारत और जो ईयू के बीच में ट्रेड डील होने वाली, जिसको उर्सुला वॉन डर लीन बोल रही है मदर ऑफ ऑल डील्स, तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा खास तौर से इंडिया में? और हम देख रहे हैं कि ईयू का भी कहीं ना कहीं वहां पे भी इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से ही ऑलमोस्ट गुजर रहा है, तो कितना ये हेल्पफुल रहने वाली है ये डील? देखिए, दोनों को जरूरत है इस समय, दोनों को जरूरत है। ईयू को इसलिए जरूरत है क्योंकि ट्रंप लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड ले लूंगा, कभी मैं ये कर दूंगा, कभी मैं, अब देखिए थोड़ा सा लाइन पे आए ना, परसों टोन थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई जब दावोस में बोल रहे थे। वो सॉफ्ट इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने उनके साथ जो ट्रेड डील चल रही थी उसको एक तरीके से पॉज कर दिया। जब पॉज कर दिया तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अब पूरी दुनिया में दो बड़े बाजार हैं, एक चाइना है, एक हम है, और बड़ी इकोनॉमी भी दोनों ही हैं हम, और हमारा ही टैलेंट वहां पर जाकर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, और सारे सेक्टर्स में उन्हें जो है वो काम कर रहा है। उनकी सिलिकॉन वैली हमारे इंजीनियर्स के कारण ही चल रही है, उनका मेडिकल, उनका फार्मा हमारे इंजीनियर डॉक्टर्स के कारण ही चल रहा है। तो अल्टीमेटली ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप हर चीज को ना ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन यदि हम इसको डिप्लोमेसी के तरीके से देखें या कूटनीति के तरीके से देखें, तो मुझे लगता है कि इंडिया का ये स्टेप ईयू के साथ जाने वाला काफी बेटर है इकोनॉमिक स्थिति के लिए, दोनों साइड की इकोनॉमिक स्थिति के लिए। यदि हम अमेरिका की बात, यूरोप की बात करें या फिर हम इंडिया की बात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो उस हिसाब से इकोनॉमिकली काफी अच्छी रहने वाली हैं, इंडिया के लिए भी, यूरोप के लिए भी। क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे पास कंज्यूमर भी है, हम मैन्युफैक्चरर भी है। दवा हम बना रहे हैं, जहाज हम बना, मींस गाड़ियां हम बना रहे हैं, सारा कुछ हम बना रहे हैं, चाइना भी बना रहा है। तो हम प्रोड्यूसर भी हैं और हम कंज्यूमर भी हैं। अमेरिका कंज्यूमर है, वो इसी चीज का एडवांटेज ले रहा है कि उसके पास डॉलर है और डॉलर के रूप में एक बड़ी करेंसी है। यदि वो बड़ी करेंसी को वो छीन लेते हैं या एक्सपोर्ट के जरिए वो टैरिफ लगा देते हैं तो लोगों को उसका नुकसान होता है। तो उसका तो इलाज दुनिया कर ही रही है ना, उसका इलाज दुनिया इसलिए कर रही है क्योंकि डॉलर के ऊपर रिलायबिलिटी कम हो रही है और सारी दुनिया इस समय डॉलर की बजाय गोल्ड के ऊपर आ रही है। मैं आपको एक सिंपल सा, एक इंटरेस्टिंग सा डाटा देता हूँ। 2022 में सॉरी, जितने भी ग्लोबल सेंट्रल बैंक है ना अंबर जी, उनका जो उनके पास जो गोल्ड का रिजर्व था, होता है ना सेंट्रल बैंक के पास, कुछ के पास बॉन्ड्स होते हैं, डॉलर रिजर्व होता है, गोल्ड होता है, वो गोल्ड रिजर्व था ना वो 15% था, आज की डेट में वो 23% है। यानी कि पिछले 3-4 साल में जो गोल्ड का पोर्शन है सेंट्रल बैंक के पोर्टफोलियो में, वो 8 से 9% बढ़ गया है। यदि ये बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली अमेरिका को दिक्कत है उस चीज से, क्योंकि गोल्ड में, डॉलर में भरोसा कम हो रहा है। और दूसरा, जब जब सैटर्न पाइसेस में, एरीज में आए हैं, करेंसी को लेकर बड़े डेवलपमेंट होते हैं। हमने निक्सन की बात की, डॉलर डिवेल्ट हुआ 75% 1970 में। उससे पहले 1967 में सैटर्न पाइसेस में थे, स्टर्लिंग पाउंड डिवेल्ट हो गया था। उसके बाद अगले साइकिल में क्या हुआ था? 1996 के आसपास रूबल डिवेल्ट हुआ था, रशिया की करेंसी है वो। उसके बाद 99 में जब सैटर्न एरीज में थे तो यूरो लॉन्च हुआ था। तो अभी सैटर्न पाइसेस में है और एरीज में अभी आगे जाएंगे। अभी आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की क्या नई करेंसी आ सकती है, तो ये नई करेंसी के ऊपर सबका फोकस रहेगा। मुझे लग रहा है कि ब्रिक्स को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी, नई करेंसी को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी, और बहुत सारी जो चीजें हैं ना,
मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर अमेरिका को सेटबैक लगेगा, और ये सेटबैक लगेगा तब जब नवंबर बीत जाएगा, इस साल का नवंबर। 5 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म के पोल हैं। मिड टर्म के पोल जो है वो ट्रंप हार सकते हैं, जो उनकी हरकतें हैं, जो जो जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ और खुद अमेरिकन के साथ भी, मुझे लगता है कि वहां पर वो मिड टर्म पोल हारेंगे। उसके बाद क्राइसिस बढ़ेगा और अमेरिका को रियलाइज होगा कि उन्होंने अपने पैर के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ी मार ली है। अल्टीमेटली दुनिया को साथ लेकर ही चला जा सकता है। हिटलर ने क्या गलती की थी? हिटलर ने यही तो गलती की थी, उसने सारी दुनिया के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। अब सेम चीज जो है वो ट्रंप कर रहे हैं, और ट्रंप जो है वो मुझे लगता है कि अमेरिका को ले डूबेंगे, और अमेरिका के लिए आने वाला समय 2026 के बाद मुझे लगता है कि बहुत क्राइसिस वाला है। जी, बिल्कुल। और वो नज़र भी आ रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि मिड टर्म और बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर और एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी खो सकते हैं मिड टर्म के बाद। तो हो सकता है कि उसके बाद ही कुछ शांति आए पूरे विश्व में। नरेश जी, बहुत आपका धन्यवाद इस तब तक चर्चा में बहुत हमारे लॉस हो साथ। चुका। जी, बहुत देर हो चुकी है, साल भर से ज़्यादा हो गया, काफ़ी नुकसान हमने देख लिया है और अभी तो और समय लगेगा, तो ऑलमोस्ट 1 साल और चला जाएगा, तो नुकसान काफ़ी होगा और अमेरिका को खास तौर से बहुत नुकसान डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो चुका है। जी बहुत जी, धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, नमस्ते।